हेलो गाइस, ये है लेक्चर नंबर 9 और इसमें हम पढ़ेंगे साइनोबैक्टीरिया, आर्कियाबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। ठीक है, और इसके बाद में प्रोटिस्टा जो है हम शुरू कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में तो हम ये तीनों पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोटिस्टा शुरू करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले साइनोबैक्टीरिया। तो पिछले लेक्चर्स में हमने साइनोबैक्टीरिया के अंदर जो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, फिलामेंटस, कॉलोनियल, वो सारी पढ़ ली थी। वो वीडियोस देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं साइनोबैक्टीरिया के बारे में बातें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है साइनोबैक्टीरिया के बारे में, वो है नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो साइनोबैक्टीरिया के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन देखने को मिलता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन यहां लिविंग, फ्री लिविंग मतलब फ्री लिविंग भी और सिम्बायोटिक एसोसिएशन दोनों में देखने को मिलता है। अगर मैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन की बात करूं तो यहां पे मेरे पास एग्जांपल है, एक तो नॉस्टॉक, दूसरा है एना बीना। और फ्री लिविंग में एग्जांपल है नॉस्टॉक। नॉस्टॉक ये फ्री लिविंग भी नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, यानी किसी के साथ एसोसिएटेड नहीं है तब भी। एना बीना और ऑसिलेटोरिया। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में नॉस्टॉक, एना बीना, इसके एग्जांपल देखते हैं अपन। भाई सबसे पहला जो एग्जांपल है वो है एना बीना विद लीव्स ऑफ अजोला। अब अजोला क्या है? एक टेरिडोफाइटा है। अजोला एक टेरिडोफाइटा है जिसकी लीफ में एना बीना मिलता है। अजोला को हम कहां ग्रो करवा सकते हैं? ग्रो इन पैडी फील्ड। अजोला को हम पैडी फील्ड में ग्रो करवा सकते हैं। एना बीना उसकी लीफ में है, नाइट्रोजन फिक्स होगा, इससे पैडी की जो यील्ड है वो बढ़ जाती है, लगभग 50% भी बढ़ जाती है। तो ये एक टेक्निक है जिसके अंदर हम इसे एज ए बायो फर्टिलाइजर यूज करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन कर रहा है? एना बीना कर रहा है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो है कोरोलॉइड रूट्स इन साइकस। साइकस एक जिम्नोस्पर्म है। ओके, ये टेरिडोफाइटा, ये जिम्नोस्पर्म। एक एग्जांपल ब्रायोफाइटा का भी है, लेकिन वो सिलेबस से बाहर है इसलिए मैं कंसिडर नहीं कर रहा उसे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि साइनोबैक्टीरिया, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा सभी के साथ क्या करता है? एसोसिएशन शो करता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, जिसमें वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो कोरोलॉइड रूट समझ लेते हैं। कोरोलॉइड रूट मैं यहां पे बना देता हूं, चलो। तो साइकस आपने देखा होगा, कुछ इस तरीके का प्लांट होता है। यहाँ पे इसकी लीफ वगैरह प्रेजेंट होती हैं। तो इस तरीके का प्लांट होता है साइकस। अब इसकी ये जो है ये टैप रूट है, और इस टैप रूट में ऐसे हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होती है, और यहां पे इस हॉरिजॉन्टल रूट के अंदर या तो नोस्टॉक या फिर एना बीना, इनमें से कोई एक मिलेगा और नाइट्रोजन का फिक्सेशन करेगा। ठीक है, इन रूट्स को कहते हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल रूट है जिसमें नॉस्टॉक, एना बीना रहता है, इन्हें कहते हैं कोरोलॉइड रूट्स। ओके, जो फ्री लिविंग है उसके अंदर ये अलग अलग काम करते हैं। नॉस्टॉक, एना बीना, ऑसिलेटोरिया, ये किसी के साथ एसोसिएशन शो नहीं करते। ओके, अब हम यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ चुके हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन का वैसे मतलब जो इक्वेशन है वो ये है कि N2 को अमोनिया बनाया जा रहा है, बेसिकली बिल्कुल सिंप्लीफाइड अगर मैं बताऊं तो ये इक्वेशन बनती है। इस रिएक्शन को करवाने के लिए जो एंजाइम है वो है नाइट्रोजिनेज एंजाइम। तो जितने भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले प्राणी हैं उनके पास में ये एंजाइम, नाइट्रोजिनेज एंजाइम, प्रेजेंट होता है। और इस नाइट्रोजिनेज एंजाइम में आयरन और मोलिब्डेनम, ये मेटल आयंस हैं जो कि एसोसिएशन दिखाकर इसकी फंक्शनिंग क्या करते हैं? प्रॉपरली मेटल आयन की फॉर्म में प्रॉपर इसको फंक्शन करवाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं हम और बात करते हैं
नॉस्टॉक के बारे में। तो नॉस्टॉक का डायग्राम दे रखा है एनसीईआरटी ने, तो वही डायग्राम हम समझते हैं कि उस डायग्राम के अंदर क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो नॉस्टॉक वैसे फिलामेंटस और यूनिसेलुलर दोनों देखने को मिल जाता है। ये सेल्स मैंने बनाई, यहां पे एक स्पेशल टाइप की सेल्स होती है, फिर ये सेल, ठीक है। ये वाली जो सेल है ये फोटोसिंथेटिक सेल है। अब ये फोटोसिंथेटिक सेल है, दैट मीन्स कि ये ग्रीन सेल बोलोगे आप। इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है? प्राइमरी फंक्शन है इसका फोटोसिंथेसिस करना। ओके, ये वाली जो सेल है ये नॉन ग्रीन सेल है, इसे हम कहते हैं हेटेरोसिस्ट सेल। पहली बात तो ये स्पेशलाइज्ड सेल है, नॉन ग्रीन है, दैट मीन्स कि फोटोसिंथेसिस नहीं करती, नॉन फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेसिस ये नहीं करती। क्या काम करती है फिर ये करती है नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। इसके पास में भी क्या होता है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, यहां पे प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए। तो इसका अगर प्राइमरी फंक्शन कोई पूछे तो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है इसका प्राइमरी फंक्शन है। आगे हम बात करें कि इसका सेकेंडरी फंक्शन, इसका सेकेंडरी फंक्शन है फ्रेगमेंटेशन। इस बात को ध्यान से समझना। देखो, थोड़े समय बाद ये जो हेटेरोसिस्ट सेल है ये क्या हो जाएगी, डेड हो जाएगी। मान लो इसने बहुत सारा नाइट्रोजन फिक्सेशन कर दिया, अब धीरे धीरे ये सेल डेड हो गई। जैसे ही ये डेड हो गई तो ये ऊपर वाला फिलामेंट अलग और ये नीचे वाला फिलामेंट अलग, तो एक तरीके से फ्रेगमेंटेशन हो गए। और फिलामेंटस फॉर्म में ये फ्रेगमेंटेशन इसका सेकेंडरी फंक्शन है, जो कि आपको ध्यान रखना है। जैसे बाकी साइनोबैक्टीरिया के अराउंड म्यूसिलेज होता है, वैसे यहां पे भी म्यूसिलेज प्रेजेंट है। तो ये मैं जो बना रहा हूं ये म्यूसिलेज बना रहा हूं। सो दिस इज म्यूसिलेज। तो आपको यहां पे ये बातें ध्यान रखनी है कि नॉस्टॉक का डायग्राम, उसके अंदर ये स्पेशलाइज्ड सेल और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन हेटेरोसिस्ट सेल से ही आते हैं और नहीं आते। आगे हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, किस तरीके का रिप्रोडक्शन यहां देखने को मिलता है साइनोबैक्टीरिया के अंदर। तो रिप्रोडक्शन में हम बात करेंगे सबसे पहले तो एसेक्सुअल। तो रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा जो है वो है जेनेटिक वेरिएशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और जेनेटिक वेरिएशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहां पे बाइनरी फिजन देखने को मिलता है। बाइनरी फिजन जैसे फॉर एग्जांपल, बाइनरी फिजन के लिए एग्जांपल आप कर सकते हैं स्पाइरुलिना, क्योंकि ये यूनिसेलुलर कंडीशन में देखने को मिलती है, तो यहां पे बाइनरी फिजन होता है। स्पाइरुलिना के पास मैक्सिमम प्रोटीन है, मैक्सिमम प्रोटीन सोर्स है ये। क्लोरेला जो है वो इससे सेकंड नंबर पे आती है। मैक्सिमम प्रोटीन सोर्स का मतलब है कि जितने भी ऑप्शंस है उसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन कंसंट्रेट इसी के पास मौजूद है, इसी की सेल में मौजूद है। ओके, तो स्पाइरुलिना यहाँ पे एक एग्जांपल है। और सेकंड जो एग्जांपल है वो है, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, मैं ठीक कर देता हूं, बाइनरी। तो फर्स्ट ये, सेकंड जो एग्जांपल है वो है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन जो है वो किसके अंदर देखने को मिलेगी, जो फिलामेंटस फॉर्म की साइनोबैक्टीरिया है उनके अंदर, या ब्लू ग्रीन एल्गी हैं उनके अंदर फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलेगी। और बाकी इसमें जेनेटिक वेरिएशन भी देखने को मिलेगा। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सभी को बहुत क्लियरली आना चाहिए,
भाई इवोल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो साइनोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गी के बाद में कौन डेवलप हुआ होगा, तो डेवलप हुआ होगा रेड एल्गी। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच में काफी सारी सिमिलैरिटीज हैं। सिमिलैरिटीज में जो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है वो यही रखना है कि एक तो इनके अंदर फाइकोबिलिन प्रेजेंट है और सिर्फ इन्हीं में प्रेजेंट है, बाकी किसी में भी नहीं है। दूसरा, ना तो सीलिया और ना ही फ्लैजिला, दोनों में ही नहीं है, एब्सेंट इन बोथ। दोनों के अंदर ही सीलिया और फ्लैजिला एब्सेंट है। तो आपको ध्यान रखना है कि रेड एल्गी में तो कोई भी सेल ना सीलिया वाली है ना फ्लैजिला वाली है। सेम साइनोबैक्टीरिया के अंदर सीलिया तो वैसे होता ही नहीं है और फ्लैजिला भी इनके पास नहीं है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कर सकते हैं हम, एक दो क्वेश्चन जरूर करते हैं। तो यहां पे क्वेश्चन है, सबसे पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन इन पैडी फील्ड। ऑप्शन है एनाबीना, सेकंड ऑप्शन है अजोला, थर्ड ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, और फोर्थ ऑप्शन है नन। तो आप सोचो और दिमाग लगाओ कि इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर आएगा एनाबीना। नाइट्रोजन फिक्सेशन एनाबीना कर रहा है, अजोला नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करता। अजोला के अंदर जो एनाबीना है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। बोथ ए एंड बी भी नहीं कंसीडर कर सकते। अब बेसिकली कई बार ऐसा भी होता है कि हम ये सोचें कि अजोला लगाने से राइस के प्लांट को क्या फायदा हो रहा है। तो देखो, जैसे ही अजोला की पत्तियां गिरती हैं उसका कुछ पार्ट डिके होता है और उन पत्तियों में एक्सेस नाइट्रोजन है, एक्सेस अमोनिया है, नाइट्रेट्स हैं, वो जो है उस प्लांट की वजह से जैसे वो डिके हुआ सॉइल में गया और सॉइल से राइस ने क्या कर लिया, राइस के प्लांट ने उसे अब्सॉर्ब कर लिया। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है नॉन मोटाइल गैमेट्स are present in। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साइनोबैक्टीरिया, सेकंड ऑप्शन हमारे पास है रेड एल्गी, सी ऑप्शन जो है बोथ ए एंड बी, और डी ऑप्शन है ग्रीन एल्गी। ठीक है, तो भाई एप्पल, बियर, कैट और डॉग में से कौन सा ऑप्शन आपको चूज करना है। देखो, नॉन मोटाइल गैमेट्स, साइनोबैक्टीरिया में तो गैमेट्स ही नहीं होते। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, रिप्रोडक्शन जब हम पढ़ रहे थे बैक्टीरिया के अंदर, तो गैमेट्स का फॉर्मेशन ही नहीं होता मोनेरा किंगडम में, फ्यूजन ऑफ गैमेट नहीं होता, दैट मींस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ट्रू वाला एब्सेंट है। तो साइनोबैक्टीरिया तो ऑप्शन में आ ही नहीं सकता। फिर आता है रेड एल्गी, तो बोथ ए एंड बी तो इस वजह से नहीं हो रहा क्योंकि साइनोबैक्टीरिया के अंदर मोटाइल ना ही नॉन मोटाइल कैसी भी गैमेट्स नहीं होती, तो गैमेट्स ही नहीं होती और गैमेट इन दोनों में होती है, इसमें मोटाइल वाली, इसमें नॉन मोटाइल वाली, इसीलिए आंसर जो है वो बी जा रहा है। ओके, अगर मैं इसी क्वेश्चन के अंदर सेम ऑप्शन के साथ क्वेश्चन में स्टेटमेंट बदल दूं कि नॉन मोटाइल सेल्स आर प्रेजेंट इन, अब अगर मैं ये बोलूं और सेम ऑप्शन है तो यहां पे ऑप्शन सी चला जाएगा, बोथ ए एंड बी, क्योंकि नॉन मोटाइल सेल ना साइनोबैक्टीरिया में, सॉरी, नॉन मोटाइल सेल ना ही साइनोबैक्टीरिया में ना ही रेड एल्गी में। हाँ, सही बोल रहा हूं मैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आप क्वेश्चन थोड़ा सा केयरफुली ध्यान रखोगे और अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम साइनोबैक्टीरिया पढ़ चुके हैं प्रॉपरली। अब हम बात करेंगे माइकोप्लाज्मा के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं माइकोप्लाज्मा। सो हियर इज माइकोप्लाज्मा। क्या क्या बातें ध्यान रखनी है आपको माइकोप्लाज्मा के बारे में।
सबसे पहले तो इसका एक एग्जांपल आप याद कर सकते हो, PPLO दे रखा है, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। किस पे टारगेट करता है? ये पैरासिटिक है और न्यूमोनिया लाइक इसके सिम्टम्स होते हैं, लंग्स को ये अफेक्ट करता है। ओके, तो PPLO जो है इसके बारे में खास बात ये है कि ये सिर्फ 0.1 माइक्रोमीटर इसका साइज है। माइकोप्लाज्मा वैसे भी स्मॉलेस्ट ग्रुप है, स्मॉलेस्ट ग्रुप इन टर्म्स ऑफ साइज। अगर मैं बात करूं साइज की, अगर मैं साइज की बात करूं तो माइकोप्लाज्मा क्या है? स्मॉलेस्ट ग्रुप है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात, दे डू नॉट हैव सेल वॉल। इनके पास में सेल वॉल नहीं होता, इनके पास में फ्लैजिला भी नहीं होता, इनके पास सेल वॉल भी नहीं होता। ओके, तो बेसिकली आपको ध्यान क्या रखना है? आपको ध्यान ये रखना है कि अगर सेल वॉल नहीं है तो इस पे वो एंटीबायोटिक काम नहीं करेंगी जो कि सेल वॉल को टारगेट करती हैं अपने फंक्शन के लिए, या फिर पैथोजन को रोकने के लिए, मतलब ये जो बैक्टीरिया है इसकी ग्रोथ को रोकने के लिए वो सेल वॉल को डिग्रेड करती हैं। ऐसी एंटीबायोटिक यहाँ पे काम नहीं करेंगी। तो यहाँ पे कौन सी एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी? तो अगर मैं बोलूं कि एंटीबायोटिक के केस में पेनिसिलिन जो है वो यहाँ पे काम नहीं करेगी। ठीक है, लेकिन टेट्रासाइक्लिन और क्लोरेम्फेनिकोल यहां पे काम करेंगी, क्योंकि ये दोनों ही क्या करती हैं? ये मेटाबॉलिज्म को कम करती हैं, बैक्टीरिया के मेटाबॉलिज्म को कम करती हैं। इनका मोड ऑफ एक्शन इस तरीके का है कि मेटाबॉलिज्म के साथ छेड़छाड़ करके बैक्टीरिया की ग्रोथ रोकती है। तो ये काम करेंगी, पेनिसिलिन नहीं करेगी। क्या लाइसोजाइम यहां पे काम करेगा क्या? तो यहां लाइसोजाइम भी काम नहीं करेगा। सेल वॉल नहीं है, बैक्टीरिया है, इसीलिए इसे नेक्ड बैक्टीरिया कह देते हैं। मतलब ऐसा बैक्टीरिया जो खुला है, जिसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं है, मतलब सेल वॉल नहीं है। बात ये है, नेक्ड बैक्टीरिया इसे कह देते हैं। और सेल वॉल नहीं होने की वजह से बेसिकली क्या है कि इसका जो प्रॉपर स्ट्रक्चर है, शेप है, वो भी यूनिक होती है बाकी बैक्टीरिया के कंपैरिजन में। तो इसे हम प्लियोमॉर्फिक भी कहते हैं। ये सारी बातें जो हैं वो किसके वजह से हैं? सेल वाले पॉइंट की वजह से है, कि सेल वॉल वाले पॉइंट की वजह से है कि सेल वॉल नहीं है, इस वजह से ये सारी कंडीशंस यहाँ पे देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं माइकोप्लाज्मा के बारे में, कि माइकोप्लाज्मा रेस्पिरेशन में कैसा है। तो माइकोप्लाज्मा है तो एरोबिक, ठीक है, लेकिन वो बाई चांस अगर एनएरोबिक कंडीशन आ जाती है तो भी वो लिविंग रहता है, मरता नहीं है। दैट मीन्स कि फैकल्टेटिव एनएरोब है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है कि माइकोप्लाज्मा फैकल्टेटिव एनएरोब है। ठीक है, मतलब क्या है? कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन के अलावा या ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी क्या कर सकता है? जिंदा रह सकता है। वैसे एरोबिक है, ऑक्सीजन है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर जो माइकोप्लाज्मा है उसके अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है। तो ये ज्यादातर तो पैरासिटिक होते हैं। अभी जो हमने PPLO का एग्जांपल लिया ये पैरासिटिक है, या फिर ये सेप्रोट्रॉफिक होते हैं। लेकिन मोस्टली ये कैसे हैं? मोस्टली ये पैरासिटिक ही देखने को मिलते हैं। तो ये वो ग्रुप है जिसके बारे में हमें ध्यान रखना है। तो माइकोप्लाज्मा यहाँ पे मेरी तरफ से कंप्लीट है। आपको ये बातें तो एटलीस्ट माइकोप्लाज्मा के बारे में ध्यान रखनी ही है, ताकि आप अच्छे से क्वेश्चंस को क्या कर पाओ? अटेम्प्ट कर पाओ। एक क्वेश्चन कर सकते हैं माइकोप्लाज्मा से रिलेटेड। क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ ऐसी है कि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फॉलोइंग ऑप्शन में से ऑस्मोलाइसिस किसका हो जाएगा? ऑस्मोलाइसिस किस में अकर हो सकता है? ऑस्मोलाइसिस का मतलब होता है ऑस्मोसिस करवाकर तोड़ना। तो ऑप्शन में जैसे मान लो साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है, सेकंड ऑप्शन में है आर्के बैक्टीरिया है, थर्ड ऑप्शन के अंदर माइकोप्लाज्मा है,
और फोर्थ ऑप्शन के अंदर है आर्के बैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, यू बैक्टीरिया ले लेते हैं। तो देखो ऑस्मोलाइसिस कब होगा? जिसके पास सेल वॉल नहीं होगी। सेल वॉल का क्या काम होता है? कोलैप्सिंग से बचाना, ब्रस्टिंग से बचाना, ये सेल वॉल वाले पार्ट में जहां सेल चैप्टर है वहां पे हम पढ़ते हैं। तो जिसके पास सेल वॉल नहीं है उसको ऑस्मोलाइसिस का खतरा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है माइकोप्लाज्मा, जिसके अंदर ऑस्मोलाइसिस अगर हो सकता है। ठीक है, और ये फैकल्टेटिव एनारोब है, पैथोजेनिक है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। एंटीबायोटिक इस पे असर नहीं करेगी। कौन सी? पेनिसिलिन वाली। आगे हम बात करते हैं, आगे बढ़ाते हैं अपनी कहानी और आर्के बैक्टीरिया पे आते हैं। इस दुनिया जहान में आर्के बैक्टीरिया से ज्यादा प्रिमिटिव कोई भी नहीं है, आपको ये बात ध्यान रखना है। तो ये मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है इस धरती का। ऐसा माना जाता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में सबसे पहले आर्के बैक्टीरिया ही आए थे, डेवलप हुए थे। और आर्के बैक्टीरिया के पास में कुछ बहुत ही यूनिक कैरेक्टर्स हैं जो कि रिजेंबल यूकैरियोट से भी करते हैं। तो वो कौन कौन से कैरेक्टर हैं जो रिजेंबल यूकैरियोट से करते हैं? तो यूकैरियोटिक लाइक कैरेक्टर्स। तो यूकैरियोटिक लाइक कैरेक्टर्स में पहला जो है वो है कि इसके पास में स्प्लिट जीन्स हैं। ठीक है, अगर आपने एमबीआई पढ़ा है क्लास 12th के अंदर तो स्प्लिट जीन्स आपको पता होगा, इंट्रोन्स की प्रेजेंस, और इंट्रोन्स को फिर रिमूव किया जाता है, स्प्लाइसिंग वगैरह। तो स्प्लिट जीन्स हैं, इनके अंदर हिस्टोन है। क्योंकि इनके अंदर स्प्लिट जीन्स हैं तो यहाँ पे स्प्लाइसिंग देखने को मिलती है। ठीक है, यही तीनों चीजें जो हैं आप कह सकते हो कि किसके इक्विवेलेंट है? यूकैरियोट्स के जैसी है। ठीक है, तो ये रिजेंबल नहीं कर रहा बाकी बैक्टीरिया से। एक और चीज है जो रिजेंबल नहीं करती इसकी बाकी बैक्टीरिया से, और वो क्या है? इसका जो सीक्वेंस है 16S rRNA का। तो 16S rRNA, इसका जो सीक्वेंस है वो डिफरेंट है फ्रॉम अदर बैक्टीरियाज। ओके, नेक्स्ट। ये सब बातें वैसे हमने लेक्चर में कर रखी है पहले, जहां पर हमने कार्ल वूज वाला 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ा था। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप वो देख सकते हो। तो प्लेलिस्ट में जाइए और उस लेक्चर में आप देख सकते हैं, जिसके अंदर हमने डिफरेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम या किंगडम सिस्टम्स के बारे में पढ़ा था। वो लेक्चर आप देखिए, उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं दे दूंगा। ठीक है, तो 16S rRNA का सीक्वेंस डिफरेंट है, इसी वजह से आज की डेट में ये अपने आप में एक अलग किंगडम है। ओके, चलो तो बात कर लेते हैं सेल वॉल की। तो सेल वॉल इसकी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स कैसे है? इसकी सेल वॉल में पॉलीसैकेराइड, कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड और कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड जो है वो प्रेजेंट है। कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड प्रेजेंट है और कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड प्रेजेंट है इसकी सेल वॉल के अंदर। तो आपको ये वाली बात जो है वो ध्यान रखनी है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं। क्या इसकी सेल मेम्ब्रेन भी यूनिक है? बिल्कुल, इसकी सेल मेम्ब्रेन यूनिक है। ये इकलौता ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर सेल मेम्ब्रेन भी यूनिक है, अलग है। इसकी सेल मेम्ब्रेन, पहली बात तो लिपिड की यूनिलेयर है। बाकी ऑर्गेनिजम्स में बाइलेयर होता है, इसके अंदर यूनिलेयर है। और जो टेल है उसमें ब्रांचिंग होती है। ठीक है, अब थोड़ा सा माइकोप्लाज्मा के अंदर भी सेल मेम्ब्रेन का पॉइंट है, वो मैं बता देता हूं कि माइकोप्लाज्मा में क्या है। कि माइकोप्लाज्मा में हैव ट्राइलेयर सेल मेम्ब्रेन। माइकोप्लाज्मा के पास में ट्राइलेयर सेल मेम्ब्रेन है, यानी सेल मेम्ब्रेन में 3 लेयर्स हैं। तो इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है, और इसमें ये दोनों पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन के हिसाब से ये पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आर्के बैक्टीरिया है वो हार्श से हार्श और एक्सट्रीम से एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में देखने को मिलते हैं। मतलब जहां पर कोई नहीं रह सकता, कोई बैक्टीरिया भी, यू बैक्टीरिया की कैटेगरी का कोई बैक्टीरिया भी नहीं रह सकता, वहां आर्के बैक्टीरिया मिल जाते हैं। तो हम 3 कैटेगरी पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे मिथेनोजेंस।
ठीक है। दूसरी हम बात करेंगे हैलोफिल्स, जो खारे एनवायरनमेंट में रहते हैं, बहुत ज्यादा साल्टी एरिया में रहते हैं, और थर्मोएसिडोफिल्स, थर्मोएसिडोफिल्स जो कि हाई पीएच एंड हाई टेम्परेचर पे रहना पसंद करते हैं, हाई सॉल्ट एरिया या साल्टी एरिया में रहना पसंद करते हैं। ठीक है। मिथेनोजेंस पे हम बात करते हैं। ये क्या करते हैं? मिथेन का प्रोडक्शन करते हैं। अब मिथेन का प्रोडक्शन जो है वो दो तरीके से होता है। पहला, मार्शी एरियाज के अंदर, मैं बताता हूं आपको कि कैसे होता है। मार्शी एरियाज के अंदर CO2 का रिडक्शन करवाया और CH4 बनाया। ये काम करेगा मिथेनोजन, और इसका नाम है मिथेनोकोकस। मिथेनोजन बैक्टीरिया की पूरा ग्रुप हो गया, मिथेनोकोकस उस बैक्टीरिया का नाम हो गया, मतलब आर्के बैक्टीरिया का नाम हो गया। सेकंड जो है र्यूमेन ऑफ कैटल्स के अंदर भी ये रहते हैं जो मिथेनोजेंस हैं, और वो किस तरीके से करते हैं? वो जो अनडाइजेस्टेड सेलुलोज है, अब यहां पे CO2 को एज ए रॉ मटेरियल यूज नहीं कर रहे मिथेन बनाने के लिए, यहां पे अनडाइजेस्टेड जो सेलुलोज है उस अनडाइजेस्टेड सेलुलोज से मिथेन बनाया जाएगा। जो यहां पे है बैक्टीरिया उसका नाम क्या है? रूमेनोकोकस। तो इनका ग्रुप सेम है लेकिन बनाने का तरीका अलग अलग है मिथेन, और ये मिथेन गैस का प्रोडक्शन करते हैं। ज्यादातर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि मोस्टली आर्के बैक्टीरिया आर एनएरोबिक, उन्हें एनएरोबिक एनवायरनमेंट पसंद है। तो मैं यहां पे बादल बना के एक बात लिख देता हूं कि मोस्टली आर्के बैक्टीरिया आर एनएरोबिक। ठीक है। तो मिथेन बनानी हो आपको, चाहे कैटल्स के अंदर चाहे मार्शी एरियाज में, एनएरोबिक कंडीशन होना बहुत जरूरी है। ठीक है। अगर वो हाई सॉल्टी एरिया में रहते हैं, हैलोफिल्स, थर्मोएसिडोफिल्स, हाई पीएच और हाई टेम्परेचर। ठीक है। आर्के बैक्टीरिया हाइड्रोथर्मल वेंट्स के अंदर भी देखने को मिलते हैं। वेंट्स का जो इकोसिस्टम है उसको बनाने के लिए भी आर्के बैक्टीरिया का इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो कि आपको ध्यान रखना है। और इन बातों को कंप्लीट करने के बाद में हम पूरी तरीके से माइकोप्लाज्मा और आर्के बैक्टीरिया पढ़ चुके हैं। आपको ये बातें ध्यान रखनी है कि आर्के बैक्टीरिया बाकी के बैक्टीरिया से अलग है। 16S rRNA का सीक्वेंस डिफरेंट होने की वजह से इसको क्लासीफाई जो है वो अलग से कर दिया है। फिलहाल ये एक अलग किंगडम है। ठीक है। तो आर्के बैक्टीरिया यहाँ पे बेसिकली क्या होता है? खत्म होता है, और आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी है। ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम प्रोटिस्टा को पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा को शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच। बाकी लेक्चर्स को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर जल्दी।